सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के जो वीडियो में बायोटेक्नोलॉजी को ही आगे बढ़ाना है और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हिंदी में कहूँ तो पुनर्योगज यानी कि रिकॉम्बिनेंट मतलब पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के क्या प्रक्रम होते हैं उनकी बात करेंगे। देखिए, जब हम डीएनए टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और स्पेशली हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। कुछ स्टेप अब जैसे हम लास्ट वीडियोस में पढ़ते रहे हैं तो हमें ये तो पता चल गया कि हर जो भी प्रोसेस हम यहाँ फॉलो करेंगे उस प्रोसेस का एक सीक्वेंस होगा। तो यहाँ भी वही सीक्वेंस होगा जिसमें सबसे पहले क्या होगा कि जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है यानी कि डीएनए है, उस डीएनए को किस तरीके से सेपरेट करना है। ठीक है, तो डीएनए का पृथक्करण जिसे हम कहेंगे वो हमारा इसके अंतर्गत पहला पद होता है, पहला स्टेप होता है। अब इसमें क्या होगा कि डीएनए की सेक्शनिंग भी होगी, डीएनए का वेक्टर के साथ एक कॉम्बिनेशन भी होगा। और जो ये जब भी हम डीएनए बात करें तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात हो रही है, ध्यान में रखिएगा। अब ये जो डीएनए है, इस डीएनए को भी हम किस में ट्रांसफर करना है, फाइनली होस्ट सेल में उसे ट्रांसफर करना है। तो उस होस्ट सेल में ट्रांसफर करने के साथ साथ यहाँ तक प्रोसेस खत्म नहीं होती, हमें प्रोसेस वहां तक ले जानी होती है जब ये होस्ट सेल में जाने के बाद वैसे ही काम शुरू कर दे जैसे कि होस्ट सेल का डीएनए काम करता है। तो यो पहला पद है इसका कि डीएनए किस तरीके से सेपरेट किया जाएगा। तो डीएनए को जैसे अलग अलग मटेरियल की बात करूं तो जब भी जेनेटिक मटेरियल के संदर्भ में बात आती है तो डीएनए या एक ऐसे जेनेटिक मटेरियल की बात की जाती है या आरएनए जिसको कहा जाता है। तो दोनों तरीके से यहाँ पर मोस्टली एनिमल्स में क्या होता है, डीएनए ही एज ए जेनेटिक मटेरियल है जिसे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। तो डीएनए को हम किस तरीके के एंजाइम के साथ रिएक्ट कराते हैं, ये हम कराते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या काम है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का ये काम है कि वो डीएनए को स्पेशल जो हमारे डिजायर्ड पॉइंट्स हैं, साइट्स हैं, उनसे वो क्या करेगा, उसको काटने का काम करेगा। तो यहाँ पर डीएनए को काटना है, जैसे उसके कटिंग के लिए ये तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो नेसेसरी है ही, लेकिन ये क्या काम करेगा, जितने मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे इन्हें फ्री करेगा। और डीएनए को किस फॉर्म में होना चाहिए, डीएनए को बिल्कुल ही प्योर फॉर्म में यहाँ पर होना चाहिए। अब देखिए, डीएनए क्या होता है, एक प्रकार की मेम्ब्रेन से ढका हुआ रहता है यानी कि झिल्लियों से घिरा हुआ रहता है। तो इसलिए जब हम डीएनए के साथ किसी भी तरीके की कोई प्रोसेस करते हैं तो इसलिए सेल को तोड़कर खोलना पड़ता है ताकि डीएनए के जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं यानी कि जो बड़े बड़े अणुओं की हम बात कर रहे हैं, तो जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मैक्रो मॉलिक्यूल जैसे क्या क्या हो सकते हैं, आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, पॉलीसेकेराइड्स हो गया या लिपिड्स हो गए। तो ये ताकि यहाँ से जब हम सेल को तोड़ते हैं तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स को वहां से हम रिलीज कर सकें। और ये कब पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल तब होगा जब बैक्टीरियल सेल या एनिमल सेल या जो भी प्लांट है और कोई भी उससे रिलेटेड टिश्यू की बात करें, जैसे लाइसोजाइम है, सेलुलोज है, काइटिनेज है, ऐसे एंजाइम के द्वारा ही प्रोसेस करके हम क्या कर सकते हैं, उसको यहाँ पर अचीव कर सकते हैं, उसको यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब डीएनए मॉलिक्यूल ये जो भी होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत लंबे लंबे से होते हैं और लंबे अणुओं पर जो हम जानते हैं डीएनए और डीएनए पर ही जीन स्थित होता है, यानी कि जीन कहाँ पर मिलेगा, डीएनए पर मिलेगा। तो जो डीएनए जीन है वो डीएनए के लंबे लंबे मॉलिक्यूल्स पर स्थित होते हैं। तो एक विशेष प्रकार की यहाँ पर प्रोटीन होती है जिसको कहा जाता है हिस्टोन प्रोटीन। तो ये जो जीन होते हैं वो किससे गुथे हुए रहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन से गुथे हुए रहते हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन ध्यान में रखिएगा, नाम पूछा जाता है इसका। तो आरएनए को राइबोज न्यूक्लिक एसिड से यहाँ ट्रीट करके सेपरेट कर लिया, प्रोटीन को प्रोटीएज से सेपरेट कर लिया, और दूसरे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी अलग अलग तरीके से हमने क्या कर लिया, उसी प्रकार के एंजाइम का यूज किया और उनको वहां से हमने सेपरेट कर लिया। फाइनली क्या होता है, चिल्ड
बिल्कुल ठंडे की बात हो रही है यहाँ पर। चिल्ड एथेनॉल मिलाने से जितना यहाँ पर हमने डीएनए लिया उसका प्रेसिपिटेशन हो जाता है, और इस प्रेसिपिटेशन को जब हम देखते हैं, यानी कि जो भी हमें सस्पेंशन वहां पर मिल रहा है, जो भी निलंबन वहां पर मिल रहा है, उसमें हमें बारीक धागे धागे जैसे दिखाई देते हैं। ठीक हो गया। तो ये तो था पहला स्टेप कि किस तरीके से हमने डीएनए को यहां तक प्राप्त किया, बारीक बारीक धागे जो उसके जो भी उसके थ्रेड्स हैं वो हमने प्राप्त किए, उसमें से मैक्रोमोलिक्यूल किस तरीके से सेपरेट किए। इसी के बाद सेकंड स्टेप आता है कि हमने एक स्थान डिजायर कर लिया, जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में हमने पढ़ा। इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने पढ़ा था कि जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, यानी कि डीएनए क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। तो वहां पर जो हमने छोटे छोटे टुकड़े किए हैं, तो उसके लिए हमने किस प्रक्रिया का यूज किया था, हमने वहां पर बात की थी इलेक्ट्रोफोरेसिस की, जिससे कि यहाँ पर डीएनए के जो सेक्शंस थे, कटिंग्स थी, वो बड़े से लेके छोटे तक अरेंज हो जाती थी, और हम डिजायर वहां से जो पार्ट हमें लेना होता था, हम वहां से उसे क्या कर ले रहे थे, उठा ले रहे थे। ठीक है। अब ये ही जो प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ चुके हैं इसलिए बार बार उसको रिपीट नहीं कर रही हूं। यही जो प्रोसेस होती है वेक्टर डीएनए के साथ भी हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। ठीक है। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो ये प्रोसेस इलेक्ट्रोफोरेसिस की है, या जो सेक्शन कटिंग की प्रोसेस है, स्पेशल पॉइंट से हमने उन्हें, स्पेशल साइट से या स्पेशल पॉइंट से उन्हें कट कर दिया है, अब उसके बाद सेपरेशन होना है। तो डीएनए के जब वो डीएनए जुड़ेगा, तो डीएनए के जुड़ने के लिए वहां पर अलग अलग तरीके की प्रोसेसेस शामिल होंगी, यानी कि एक सीक्वेंसिंग होगी। तो जो रिसोर्स डीएनए है, ठीक है, जो क्या है, रिसोर्स डीएनए है, और जो वेक्टर डीएनए है, उनको भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम स्पेशल जगहों से, जो भी सेलेक्टेड पॉइंट्स दिखते हैं वहां से वो कट करेगा, और स्पेशल जो रिसोर्स डीएनए उससे कटा हुआ यहां से क्या होगा, यूजफुल जीन, ध्यान रखिएगा, यूजफुल जीन जब वहां से निकल रहा है और उसकी जगह वेक्टर जो है आपस में जोड़ा जा रहा है, तो हमने पढ़ा था वहां पर कौन सा एंजाइम रोल प्ले करता है, वहां लाइगेज एंजाइम रोल प्ले करता है, और इसकी वजह से ही यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण होता है, या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। आगे बात समझ। तो ये तो था हमारा दूसरा स्टेप। अब तीसरा इसके अंतर्गत स्टेप जो आता है वो आता है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, फुल फॉर्म पूछी जाती है, ध्यान रखेंगे इसको भी। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो होगा एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, यानी कि पीसीआर का यूज करते हुए जो भी हमारा डिजायर्ड जीन है, यूजफुल जीन है, उस जीन का यहाँ पर एम्प्लीफिकेशन करना। अब देखिए पीसीआर का मीनिंग की बात करें तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हुए और उसको पीसीआर यहाँ पर कहा गया है। तो इस जो रिएक्शन होगी इसमें कुछ प्राइमर्स होते हैं, इन प्राइमर्स की मदद से जो अलग अलग सेट्स में डिवाइडेड होते हैं, यानी कि प्राइमर्स किस में बटे हुए होते हैं, सेट्स में होते हैं, और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, इन विट्रो यानी कि लेबोरेटरी में इन विट्रो मेथड के माध्यम से जो हमारे लिए बेनिफिशियरी जीन होगा या डिजायर्ड जीन होगा या इंटरेस्टेड जीन होगा, हम यहाँ पर उसकी कॉपी को प्राप्त कर लेंगे, यानी कि उसको यहाँ पर सिंथेसिस कर लेंगे। ठीक है। अब जो एंजाइम है, ये एंजाइम क्या करेगा, जीनोमिक डीएनए को, किसको, जीनोमिक डीएनए को, ये एंजाइम जीनोमिक डीएनए को किस फॉर्म में ले आएगा, टेम्पलेट फॉर्म में ले आएगा, यानी कि उसे टेम्पलेट के रूप में काम करने में लिया जाएगा इसको, और जब रिएक्शन होगी, रिएक्शन से जो भी मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड होंगे उनका यूज किया जाएगा, और प्राइमर्स को यहाँ पर क्या किया जाएगा, एक्सटेंड किया जाएगा, उनको बढ़ाया जाएगा, उनको एक ब्रॉड फॉर्म में लाया जाएगा। अब मान लीजिए डीएनए की कॉपी हो रही है, ठीक है, तो डीएनए की कॉपी की जो प्रोसेस है, ऐसा नहीं है एक ही बार हम उसको रोक देंगे, ये प्रोसेस हमें बार बार रिपीट करनी होगी, और तब डीएनए सेक्शन को, जो भी हमें वहां पर उसके खंड मिल रहे हैं, जो भी वहां पर टुकड़े मिल रहे हैं, वो लगभग 1 अरब होना, यानी कि 1 बिलियन यहाँ पर उसको एम्प्लीफाइड किया जा सकता है, अगर ये रिपीटिशन हम कंटिन्यू रखें तो।
ठीक है, यानी कि क्या कह सकते हैं कि 1 अरब या 1 बिलियन जो कॉपीज यहाँ पर बन रही हैं उसका निर्माण हम आसानी से इस प्रोसेस को रिपीट करके प्राप्त कर सकते हैं। अब कंटिन्यूटी की बात करें, एक स्पेशल तरीके का थर्मोस्टेट स्टेबल कंडीशंस होंगी जो कंटिन्यूअस रहेंगी और वो डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाएगा, थर्मोस्टेबिलिटी को कंटिन्यूअस रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि अभी वो हमने प्रोसेस की और उसके बाद जो कंडीशंस वहां पर प्रोवाइड की, जो भी एम्प्लीफिकेशन के लिए हमें यहाँ पर थर्मोस्टेबल चाहिए था वो कंटिन्यू ही चाहिए, यानी कि कंटिन्यू एम्प्लीफिकेशन चाहिए तो उसको कंटिन्यू एम्प्लीफिकेशन थर्मोस्टेबल, ठीक है। तो ये डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा किया जाता है। अब हाई टेम्परेचर के द्वारा जितने भी डीएनए हैं, डीएनए क्या होता है, डबल हेलिक्स होता ही है, 2 लड़ियां उसकी होती ही हैं, तो उसके यहाँ पर प्राप्त करने के समय भी ये हमेशा एक एक्टिव फॉर्म में बना रहेगा, ये बात का ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। अब अगर हमें जरूरत पड़ती है कि जो भी हमारा एम्प्लीफाइड सेक्शन है उस एम्प्लीफाइड सेक्शन को, जो भी हमें एम्प्लीफाइड सेक्शन मिला है वो एम्प्लीफाइड सेक्शन को हम क्या करेंगे, वेक्टर के साथ यहाँ पर जोड़ देंगे और उसके बाद इसको किसके लिए प्रयोग किया जाएगा, इसको यूज किया जाएगा क्लोनिंग में, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर क्लोनिंग की प्रोसेस होती है जो हम डीएनए के विषय में बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो इसका आता है, देखिए इसमें क्या हुआ, सेट्स हैं, उसके बाद टेम्पलेट्स फॉर्म किए गए, उसकी कॉपिंग बहुत बनाई गई और उसके लिए जो हमारी यहाँ पर एक कंटिन्यूटी में एम्प्लीफाइड थर्मोस्टेबल कंडीशंस थी उनको जारी रखा गया और तब उसको फाइनली एक वेक्टर के तौर पर उसके साथ बाइंड कर दिया जाएगा और क्लोन प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। अब क्या किया जाएगा, जब ये यहाँ पर इतनी प्रोसेस हो गई है उसके बाद होस्ट सेल में इसका किस तरीके से इंसर्शन होगा। देखिए डीएनए को सेल में एंटर कराने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें चारों ओर जो सेल है सेल के चारों ओर एक स्थित डीएनए को इतना कैपेबल बनाया जाता है, सेल को इतना कैपेबल बनाया जाता है कि चारों तरफ जितना जो भी डीएनए उसको वो एक्सेप्ट कर ले और तभी ये प्रोसेस यहाँ पर की जाती है। ऐसा नहीं है सडनली किसी सेल के साथ हमने रिएक्शन यहाँ पर कर ली, पहले सेल पर हमें काम करना होता है कि सेल उतनी कैपेबल हो जाए, उतनी सक्षम हो जाए कि वो उस डीएनए को एक्सेप्ट कर सके। यदि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जिसमें जैसे एंटीबायोटिक है तो उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टिविटी जीन वहां पर स्थित होना चाहिए, जैसे हमने लास्ट सेक्शन वीडियो में पढ़ा था एम्पीसिलिन के बारे में, ठीक है। तो एम्पीसिलिन थे, टेट्रासाइक्लिन थे, इनकी यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, उसके अगेंस्ट एक रेजिस्टिव जीन वहां पर होना चाहिए, जैसे ई कोलाई के बारे में हमने पढ़ा, क्यों ई कोलाई का ही प्रयोग किया गया, हमने ये सारी चीजें भी वहां पर लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। तो ई कोलाई सेल्स में इसको क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। अब अगर इस ई कोलाई सेल में ट्रांसफर कर दिया जाए तो क्या होगा, तो जो होस्ट सेल है वो रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधी जो सेल्स हैं उनमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, यानी कि सेल्स का यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स हैं अगर हम उसको एगर प्लेट पर फैलाते हैं तो कुछ सेल्स तो क्या होती हैं, डेवलप हो जाती हैं, लेकिन कुछ सेल ऐसी होती हैं जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होती हैं। तो इनमें क्या होता है कि जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स होती हैं वो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाती हैं और ये सेल क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी, यानी कि इन सेल्स की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी जीन के कारण कोई भी एम्पीसिलिन की यहाँ पर प्रेजेंस में हम ट्रांसफॉर्म्ड सेल का सिलेक्शन कर सकते हैं और इसको हम बोलते हैं सेलेक्टेड मार्क्स, यानी कि हमने वहां पर जो भी रेजिस्टिव जीन है उसको हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं कि सेलेक्टेड मार्क है, उसी से हमें पता चला कि यहाँ पर कितनी तो ट्रांसफॉर्म्ड हो रही है और कितनी डेथ जिनकी हो जा रही है। इट मीन्स वो कैसी थी, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड थी, ठीक है। अब जो इसका अगला बिंदु है, अगला बिंदु ये है कि जो आउटर जीन है, आउटर जीन प्रोडक्ट को किस तरीके से हम यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक।
अब देखिए, जो भी एलियन डीएनए सेगमेंट है उसका क्लोनिंग वेक्टर में इंसर्शन कराकर किसी भी बैक्टीरिया को, प्लांट को या किसी भी एनिमल सेल को उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जो हमारा एलियन जो डीएनए होता है वो एलियन डीएनए इसमें क्या करना शुरू कर देगा, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है, क्योंकि ये प्रोसेस लगभग पिछले 2 सेशन से हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो लगभग जितने रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है उनका फाइनल एम क्या होता है, या हम इतना सारा जो बात कर रहे हैं इसकी कि किस तरीके से हमने डीएनए लिया, डीएनए को हमने सेलेक्ट किया और हम यहाँ पर क्लोन प्राप्त कर रहे हैं, तो हम किसी न किसी टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो जो हम इस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, और स्पेशली यहाँ रिकॉम्बिनेशन के बारे में बात हो रही है, तो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो उसका अंतिम उद्देश्य ये होता है कि जो भी इंटरेस्ट प्रोटीन है, यानी कि जो भी हमारा डिजायर प्रोटीन है, उस डिजायर प्रोटीन को प्रोड्यूस करना, यानी कि उस डिजायर प्रोटीन का यहाँ पर प्रोडक्शन करना। इसके लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए एक एक्सप्रेशन होने की जरूरत होती है, यानी कि रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए है वो वहां पर एक अपने आप को एक्सप्रेस करे, ये जरूरी है। तो जो आउटर जीन होगा उसके लिए कुछ स्पेशल तरीके की कंडीशंस को भी वहां पर एक्सप्रेस करना जरूरी है, क्योंकि जो आउटर जीन होगा वो होस्ट सेल में अगर उसे होस्ट सेल में हमने एंटर कराया तो होस्ट सेल में उसे उस एक्सप्रेशन या उस चेंजेस को समझने के लिए कई टेक्निकल बातें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने सिर्फ इतना नहीं है कि हमने होस्ट सेल में उसे एंटर करा दिया और होस्ट सेल में एंटर कराने के बाद वो क्या करेगा, डायरेक्ट चला जाएगा। उसके लिए वहां की कंडीशंस को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो भी हमारा इंटरेस्टेड जीन है, जो भी डिजायर जीन है, उस डिजायर जीन को क्लोन करने के लिए और जो हमारा टारगेटेड प्रोटीन है उस प्रोटीन की एक्सप्रेशन को प्रमोट करने के लिए कुछ स्पेशल तरीके की ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड कराई जाती हैं। अब यदि कोई प्रोटीन की एनकोडिंग हो रही है, ठीक है, कोई प्रोटीन की क्या होगी, एनकोडिंग होगी, तो एनकोडिंग जीन किसी भी हेट्रोलोगस होस्ट में एक्सप्रेशन करेगा, उसे अभिव्यक्त करेगा, तो इसे हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। इसे क्या कहा जाएगा, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। अब जितने बेनिफिशियरी क्लोन्ड जीन होंगे उनको कुछ सेल पर रखा जाएगा, तो जो सेल पर उनको रखा जा रहा है उन सेल्स का छोटे मात्रा में अगर हम एक्सपेरिमेंटल तौर पे उसको प्रोड्यूस करना चाहें, उसको प्रोडक्ट वहां पर बनाना चाहें, तो हम लैब में उसको एम्प्लीफाइड कर सकते हैं, यानी कि लैब में बना सकते हैं। लेकिन अगर बड़े स्तर पे बात होगी कि बड़े स्तर पे बनाना है, तो बड़े स्तर पर बनाने के लिए हमें अलग तरीके का एक सिस्टम की जरूरत होती है। और जैसे माना हमने ये तो लैब में प्राप्त कर लिया, जो भी हमने कहा कि एक छोटी मात्रा में हमें लैब में लेना था, और एम्प्लीफाइड जो भी हमारा डिजायर प्रोटीन है उसका हमने यहाँ पर प्राप्त भी कर लिया, और उसके बाद हम उसको यूज भी कर रहे हैं। हम सेपरेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, प्रोटीन को हम प्यूरिफाई कर रहे हैं और सेल्स को कंटिन्यूटी में एक कल्चर सिस्टम में मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम लैब में कर सकते हैं, लेकिन ऑप्टिमम कंडीशंस को रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ऑप्टिमम कंडीशंस वहां पर हैं तभी हम वहां पर इसको यूज कर सकते हैं या इसे बना सकते हैं। अब जैसे इनका यूज करके हम किसी मीडियम को एक तरफ से निकालकर दूसरी तरफ यानी कि फ्रेश मीडियम को भरते रहते हैं, जिससे क्या होगा, सेल्स अपनी फंक्शनिंग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फेज में आ जाएंगी, और ये जो एम्प्लीफिकेशन या ये जो कल्चर वाली फॉर्म है यहाँ पर, तो इस मेथड से हम एक बायोमास प्रोड्यूस कर सकते हैं या उस बायोमास को प्राप्त कर सकते हैं जिस बायोमास में हमें जो भी डिजायर प्रोटीन चाहिए। ठीक है, अब कल्चर विधि का हमने कहा कि हम कल्चर मेथड से इसको यूज कर सकते हैं। कल्चर हमने तैयार कर लिया, तो अगर कम वॉल्यूम पर हमें कल्चर चाहिए तो कम वॉल्यूम पे उस कल्चर को प्राप्त करने का एक मतलब आप कहें कि थोड़े वॉल्यूम पे हम वो कल्चर प्राप्त कर लें, तो कम कल्चर वॉल्यूम से प्रोडक्ट की हम उतनी मात्रा का उत्पादन नहीं कर पाएंगे या उतना हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे जितना हमारा डिजायर है। तो इसके लिए क्या यूज किया जाता है, इसके लिए यूज किया जाता है बायो रिएक्टर। ठीक है,
जहां कल्चर का बहुत अधिक उसमें वॉल्यूम में, जैसे 100 से लेके 1000 लीटर की बात है, 100 से लेके 1000 लीटर तक उसको यहाँ पर तैयार किया जाता है। तो इस तरीके का जो बायोरिएक्टर होता है, एक बर्तन होता है, उसमें जो माइक्रोब्स हैं वो हैं, प्लांट्स और एनिमल और कुछ जो ह्यूमन सेल्स हैं उनको एज अ रॉ मटेरियल यहाँ पर यूज किया जाता है। बायोरिएक्टर जो होगा, जो भी हमारा डिजायर प्रोडक्ट होगा, उस डिजायर प्रोडक्ट के लिए एक ऐसी कंडीशन प्रोवाइड कराता है जो प्रक्रिया को या प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए ऑप्टिमम होती है। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रोथ होनी है, ग्रोथ के लिए कुछ कंडीशन क्या होंगी, क्या कंडीशन ऑप्टिमम कंडीशन होंगी, टेम्परेचर हो गया, पीएच मेंटेन करना हो गया, जो साल्ट्स हैं या जो सबस्ट्रेट्स हैं, विटामिन्स हैं या ऑक्सीजन्स हैं, ये सभी चीज को मेंटेन करने का काम किसका होता है, उन्हें ऑप्टिमम बनाए रखने का काम किसका होता है, बायोरिएक्टर का होता है। ठीक है, अब जो जनरली बायोरिएक्टर यूज करते हैं वो कौन से प्रकार का बायोरिएक्टर होता है, हिंदी में बोलते हैं जिसे विलोडन और इंग्लिश में बोलते हैं जिसे स्टीयरिंग। ठीक है, मैं दोनों नाम लिख दे रही हूं, विलोडन और स्टीयरिंग। विलोडन और स्टीयरिंग दोनों से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है, क्या होता है। अगर मैं बोर्ड एग्जाम की बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसका। अब देखिए, विलोडन की बात करें यानी कि स्टीयरिंग की बात करें, क्या होता है, जैसा ये दिख ही रहा है कि ये एक सिलेंडर जैसा होता है और इसमें कुछ घुमावदार जो सेक्शन बनाए जाते हैं जिससे रिएक्टर के अंदर जो भी मटेरियल है वो मिक्स होता रहे, जैसे पंखे जैसे जो दिखाई दे रहे हैं। इसमें ऊपर एक मोटर लगा होता है, पीएच कंट्रोलर लगा होता है, कल्चर ब्रोथ लगा होता है, स्टेराइल एयर लगा के लिए यहाँ पर सिस्टम होता है और एक तरीके का यहाँ पर स्टिम्युलेटर भी लगा होता है और फेन को तोड़ने के लिए यानी कि फेन ब्रोक के लिए भी यहाँ पर सिस्टम होता है जिससे कि फेन को ब्रोक किया जा सके। तो यहाँ पर रिएक्टर में एक एजिटेटर सिस्टम होता है जो ऑक्सीजन, टेम्परेचर, पीएच इन सबको कंट्रोल करता है और कल्चर की थोड़ी मात्रा इससे टाइम टू टाइम हम प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है, एक और छोटा सा पॉइंट इसके अंतर्गत बचता है, वो नया जो पॉइंट है वो है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है, क्या लिख रही हूं, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग हिंदी में क्या होगा, इसको कहा जाता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग को अनुप्रवाह संसाधन। देखिए, जो भी जैव पदार्थ है यानी कि बायोटिक सिंथेसाइज फेज होती है, उसके जैसे सिंथेसिस वाली फेज के पूरे होने के बाद यहाँ पर उसको क्या किया जाता है, प्योर किया जाएगा यानी कि साफ किया जाएगा और उसके प्योर के लिए जब वो तैयार हो जाता है तो यहाँ पर उसे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भेजने के लिए अगर हमें मार्केट में लाना है तो उसके लिए बहुत सारी कुछ प्रोसेस हैं, कुछ क्रम हैं जिनसे गुजरना होगा। तो इन प्रोसेसेस में क्या होगा, जो हमने अभी तक पढ़ा वही सब होगा, डाउन स्ट्रीम में भी वही सब आएगा, जिसमें हम पहले तो करेंगे सेपरेशन यानी कि हमने सेलेक्ट कर दिया, फिर उसके बाद हम उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे और ये पूरे का पूरा जो सिस्टम होता है जिसमें हम सिलेक्शन कर रहे हैं, सेपरेशन कर रहे हैं, प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। 1 नंबर में ये प्रश्न आता है अगर बोर्ड एग्जाम की बात करें, नहीं तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में इनमें से कौन कौन से जो प्रोसेस हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। तो जो भी हमारा प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, पूरे तरीके से साफ मिलेगा और फिर इसी अगर हम मेडिसिन के संदर्भ में देखें तो मेडिसिन के मामले में फॉर्मुलेशन को करने के लिए यहाँ पर एक मेडिकल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो ये मेडिकल प्रोसेस से गुजरने के लिए जरूरी है कि जो भी वहां पर प्रोडक्ट दिया गया है वो प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन वाला हो यानी कि वो उतनी ही क्वालिटी का हो जैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी रिक्वायर्ड है मेडिकल फील्ड के लिए। ठीक है, अब जो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है और जो यहाँ पर
उसकी क्वालिटी मेंटेन करने का जो एक टेस्ट है, उसके हर प्रोडक्ट के लिए कहें कि एक ही तरीके की प्रोसेसिंग होती है, तो इस डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में हर प्रोडक्ट के लिए ये अलग अलग प्रोसेसिंग होती है, यानी कि क्वालिटी चेक अगर होगा तो हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग होगा। तो ये तो होती है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्या होती है? जो भी हमारा प्रोडक्ट बना उसके बाद उसका सेपरेशन करना और उसका यहाँ पर प्यूरिफिकेशन करना, और ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? सामूहिक रूप से या ग्रुप फॉर्म प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो फिलहाल ये वाले सेशन में इतनी ही बात करेंगे, क्योंकि जो हमारे थियरी और प्रोसेस से रिलेटेड थे बिंदु वो हमारे इससे संबंधित पूरे हो चुके हैं। कुछ बिंदु है जैसे पीसीआर के बारे में पता होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पता होना चाहिए, और जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग पढ़ी इसके बारे में पता होना चाहिए, और बायो रिएक्टर और स्टीयरिंग जिसका हम मोस्टली यूज करते हैं उसका पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बायो रिएक्टर से रिलेटेड यही था कि मोस्टली यूज होने वाला बायो रिएक्टर सिस्टम कौन सा है, बायो रिएक्टर कौन सा है। तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में आपसे जल्दी मिलेंगे। तब तक साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।